हेलो। तो आज की स्टोरी सुनकर मे बी आप लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जिसका आज तक 75 साल बाद भी किसी को नहीं पता चल पाया कि वो कौन था। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और फेम कमाना चाहती थी। उसको फेम तो मिला, पर उसके मरने के बाद। ये स्टोरी ऐसे मर्डर केस के बारे में है जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। द ब्लैक डालिया केस, ऑल्सो नोन एज एलिजाबेथ शॉर्ट। इस केस में पुलिस को ना तो किलर कौन है कभी ये पता चल पाया, और ना ही किलर का मोटिव कि उसने मर्डर क्यों किया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एलिजाबेथ शॉर्ट, जिन्हें ब्लैक डालिया के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी महिला थी जिनकी हत्या 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के लेमर्ट पार्क इलाके में हुई थी। उनका केस बहुत ही भयानक था, जिसमें किलर ने एलिजाबेथ के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसको अंत में ब्लैक डालिया का नाम मिला क्योंकि उस टाइम के अखबार गंभीर अपराधों का नाम मूवीज़ के नाम पर रखते थे, और ब्लैक डालिया यह शब्द एक फिल्म नोयर मर्डर मिस्ट्री द ब्लू डालिया से लिया गया है। एलिजाबेथ की लाश की खोज के बाद लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की, जिसमें 150 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई, पर सबूत ना होने की वजह से सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को बोस्टन में होता है। एलिजाबेथ के फादर का नाम सिलियो एल्विन शॉर्ट जूनियर और मदर का नाम फॉबी मे सोयर था। एलिजाबेथ ने अपना पूरा बचपन बोस्टन में ही बिताया। उसके बाद वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई, जहाँ से उन्होंने मूवीज़ के लिए स्ट्रगल किया। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए फ्लोरिडा में। उसके बाद वो 9 जनवरी 1947 को वापस अपने घर आती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नाम था रॉबर्ट रेड, जो कि एक 25 साल का शादीशुदा व्यक्ति था जो उसके साथ डेटिंग कर रहा था। एलिजाबेथ डाउनटाउन लॉस एंजलिस की बिल्टमोर होटल में रुकती है, जो कि अपनी बहन से मिलने के लिए वहाँ रुकी थी, जो बोस्टन से वहाँ आई थी, जिसका नाम था वर्जीनिया मे वेस्ट। पर शायद उनको नहीं पता था कि वो आखिरी बार मिल रहे हैं। अब इसके 6 दिन बाद 15 जनवरी की सुबह एलिजाबेथ की नेकेड बॉडी मिलती है, जिसको 2 टुकड़ों में काटा गया था, जो लेमर्ट पार्क के पास एक खाली जगह हमें मिलती है। एलिजाबेथ के शरीर को बहुत बुरे तरीके से काटा गया था। उसके शरीर को कमर से काटकर सारा खून निकाल लिया गया था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ की स्किन पीली पड़ गई थी। डॉक्टर्स ने जांच करके बताया कि उसकी बॉडी मिलने से लगभग 10 घंटे पहले वह मर गई थी, जिससे उसकी मौत का टाइम या तो 14 जनवरी की शाम या 15 जनवरी की सुबह का टाइम हो सकता है। एलिजाबेथ के शरीर को किलर ने अच्छी तरह पेट्रोल से धो दिया था, ताकि पुलिस को किलर की फिंगरप्रिंट ना मिल सके, और एलिजाबेथ के चेहरे को कानों तक एक स्पेशल तरीके से काट दिया था, जिसे ग्लासगो स्माइल बोलते हैं, या जिसे ग्लासगो स्माइल कहते हैं। किलर ने एलिजाबेथ की जांघ और छाती की कटौती की थी, जहां से उसने कई हिस्सों को काट लिया था। एलिजाबेथ के शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से 1 फुट दूर पड़ा था, और उसकी आंखें उसकी बटोक्स के नीचे पड़ी थी। डेड बॉडी को इस तरह रखा गया था जिसमें उसके हाथ उसके सर के ऊपर थे, और कोहनी मुड़ी हुई थी, और उसके पैर एक दूसरे से दूर फैले हुए थे। अब इसके 6 दिन बाद पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिलते कि एलिजाबेथ का मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब इसके 6 दिन बाद 21 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट, जिसके एग्जामिनर जेम्स रिचर्डसन थे, उनको एक व्यक्ति कॉल करके बताता है कि वो एलिजाबेथ का किलर बात कर रहा है, और उसने रिचर्डसन को एक लेटर भेजा है। अब 24 जनवरी को एक स्ट्रेंज लेटर रिचर्डसन को मिलता है, जिसमें द लॉस एंजलिस एग्जामिनर और दूसरे लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर्स का एड्रेस लिखा था, जिसमें कुछ कटे हुए टुकड़े थे जो अखबार से कॉपी और पेस्ट किए गए थे। इसके अलावा लेटर पर एक बड़ा सा मैसेज था। मैसेज में लिखा था, यहाँ पर एलिजाबेथ का कुछ सामान है। अब रिचर्डसन लेटर को खोलते हैं। लेटर में एलिजाबेथ का बिजनेस कार्ड, फोटोग्राफ, कागज़ों पर लिखे गए नाम और एक एड्रेस बुक थी, जिसके कवर पर मार्क हैंसन का नाम था। इस पैकेट को पेट्रोल से अच्छी तरह साफ किया गया था, ताकि उसके फिंगरप्रिंट ना मिल सके, जिससे पुलिस को यकीन हो गया कि इसे सीधे एलिजाबेथ के हत्यारे ने ही भेजा है। लेटर मिलने के बाद पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, ये पता लगाने की कि ये लेटर किसने और कहाँ से भेजा है, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाता कि लेटर किसने भेजा है। अब 14 मार्च को समुद्र के किनारे एक कपड़े के साथ
एक सुसाइड नोट पुलिस को मिलता है जिसमें लिखा था, मैंने डालिया की हत्या के लिए पुलिस को मेरे पकड़ने का इंतज़ार किया है, लेकिन पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई। मैं अपने आप को इसमें और उलझाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत डरपोक हूँ, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं इन सब से दूर रहूँ। एलिज़ाबेथ को मारने के लिए मैं अपने आप को नहीं रोक सका। आई एम सॉरी। इसके बाद इस केस की खबर कैप्टन जॉन डिल्टन, जो कि LAPD के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनको मिलती है। डिलन तुरंत पश्चिम लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट स्टेशन के कैप्टन LE क्रिस्टेंसन को सूचित करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। अब जो कपड़ा पुलिस को मिला था उसमें से ट्राउज़र, एक भूरी और सफ़ेद टी-शर्ट, सफ़ेद जोकी शॉर्ट्स, टैन मोसे लेज़र जूते जिनका साइज़ लगभग 8 था। कपड़े में एक किताब भी थी जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस ने जल्द ही लेटर में पाए गए एड्रेस के मालिक मार्क हैंसन को ही सस्पेक्ट माना, क्योंकि पहले जो पुलिस को लेटर मिला था उसमें भी मार्क हैंसन का नाम मेंशन था, लिखा हुआ था लेटर में। हैंसन एक रिच और नज़दीकी नाइट क्लब और थिएटर का मालिक था। कुछ सूत्रों के अनुसार हैंसन ने भी एक्सेप्ट किया था कि पुलिस को जो सामान मिला है वो उसी का है। एंड टोथ, एलिज़ाबेथ की दोस्त और रूममेट, ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि एलिज़ाबेथ हाल ही में हैंसन को डेट कर रही थी, जबकि हैंसन के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जितने सबूत पुलिस को मिले थे उनके हिसाब से मे बी हैंसन ही किलर था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से उसको भी छोड़ना पड़ा। हैंसन के अलावा लॉस एंजलिस पुलिस उन 150 से अधिक पुरुषों को भी पकड़ती है जो एलिज़ाबेथ के साथ आखिरी बार देखे गए थे। उन पर जांच हुई, उनसे कई सवाल पूछे गए, पर बाद में उन्हें भी छोड़ दिया गया क्योंकि कोई प्रूफ ही पुलिस के पास नहीं था। पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था। पुलिस ने हैंसन के आसपास रहने वाले लोगों से भी कई सवाल जवाब किए, लेकिन उसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस को कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया। LAPD और अन्य विभागों के 750 इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें से 400 शेरिफ के डिप्टी और 250 कैलिफोर्निया स्टेट पेट्रोल ऑफिसर्स शामिल थे, लेकिन यह जांच किसी और सबूत को ना ढूंढ सकी। नगर परिषद सदस्य लॉयड G. डेविस ने एलिज़ाबेथ के हत्यारे की जानकारी के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल पाए। इसके बजाय 26 जनवरी को एक और लेटर एग्जामिनर को मिला, जो कि इस बार हैंड रिटन था। इसमें लिखा था, ये रहा मेरा पता। शायद किलर अपने आप को सरेंडर कर रहा था, या फिर मे बी उसे अपने पकड़े जाने का डर था, इसलिए वो अपना पता बता रहा था। इस बार लेटर में उसका पता कि वो कहाँ मिलेगा और किस टाइम मिलेगा, टाइम भी इस बार लेटर में मेंशन था। तो पुलिस उस पते पर पहुंचती है जो पता लेटर में था। पुलिस वहाँ पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इसके बजाय एग्जामिनर ऑफिस में एक और कट और पेस्टेड लेटर आता है जिसमें लिखा था, मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। तुम मुझे एक स्क्वायर डील नहीं दे सके, इसलिए डालिया की हत्या जस्टिफाइड थी। पता नहीं इसका क्या मतलब था। मे बी किलर कहना चाहता था कि वो अब ना तो पुलिस को कोई कॉल करेगा, ना ही उनको कोई लेटर भेजेगा। अब 1947 की गर्मियों तक एलिज़ाबेथ की हत्या एक कोल्ड केस बन गई थी, जिसमें कुछ भी न्यू लीड्स नहीं थी। सितंबर में एक ग्रैंड ज्यूरी ने मिलकर बैठक की ताकि LAPD की कमजोरियों पर चर्चा कर सकें, जिसमें उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत से मर्डर केसेस को सोल्व नहीं किया था, जिसमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। एलिज़ाबेथ की हत्या भी इसमें शामिल थी। ग्रैंड ज्यूरी के बाद एलिज़ाबेथ के अतीत पर और जांच की गई, जिसमें डिटेक्टिव्स ने उनके कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के बीच की गतिविधियों पर दोबारा रिसर्च की ताकि कोई लीड मिल सके, पता चल सके कि शायद उनका कोई दुश्मन हो या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो उनसे बदला लेना चाहता है। लेकिन इसका भी पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता। और टेक्सास और न्यू ऑरलियंस में एलिज़ाबेथ को जानने वाले लोगों से भी पुलिस मुलाकात करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता और आज 75 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि एलिज़ाबेथ का किलर कौन था और उसने एलिज़ाबेथ का मर्डर क्यों किया। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, पर मैं उन सबको इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मे बी उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। I'll catch up you in the next one.